नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं ज्ञानवापी सर्वे की खबर से। इस मामले में आज नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया था, वहीं हिंदू पक्ष ने दोबारा उन्हें इसमें शामिल करने की अर्जी डाली है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होगी। गुरुवार को बनारस कोर्ट में वकीलों के हड़ताल के चलते ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई को लेकर संशय बना रहा, लेकिन तकरीबन 2 बजे जज के बंद कमरे में सुनवाई हुई। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने नई अर्जी दाखिल करते हुए मांग की कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा सर्वे कमीशन में शामिल किया जाए। कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक वादी पक्ष ने कहा है कि परिस्थिति को देखते हुए 6 और 7 मई को कमीशन की कार्रवाई की समस्त वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ वकील कमिश्नर अजय मिश्रा को कमिश्नर रिपोर्ट में सहयोग करने का आदेश दिया जाए ताकि न्याय हो। हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर अजय मिश्रा की रिपोर्ट को नहीं शामिल किया गया तो सर्वे रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी। 2 दिन की जो पूर्व की कार्रवाई थी 6-7 मई को, तो उसमें अजय मिश्र जी ही उपस्थित थे। वही उस समय नियुक्ता कमिश्नर थे, इसलिए सर्वे उन्होंने किया है। उनकी रिपोर्टिंग, जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको दाखिल किया जाए, नहीं तो रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। दरअसल पहले कोर्ट ने अकेले अजय मिश्रा को सर्वे करने की जिम्मेदारी दी थी। अजय मिश्रा ने 2 दिन 6 और 7 मई को अकेले सर्वे की कार्रवाई की थी। बाद में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद कोर्ट ने दोबारा अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को नियुक्त कर दिया। सर्वे रिपोर्ट 17 मई को दाखिल करने के आदेश दिए थे। कोर्ट इस नई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा और गुरुवार को ही कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे। सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक सर्वे कमिश्नर दूसरे सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को हटवा चुके हैं। अब हिंदू पक्ष चाहता है कि अजय मिश्रा, जिनको हटा दिया गया, जिनको कोर्ट ने लिखित तौर पर कहा है कि उनका जो रवैया था वो गैर जिम्मेदाराना था, उनको वापस चाहते हैं कि वो इस कार्रवाई में शामिल हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि जब सर्वे करने वाले ही आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो सर्वे की रिपोर्ट कैसे विश्वसनीय हो सकती है। बनारस में सहयोगी विनीत और अजय कुमार सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं इंद्राणी मुखर्जी की। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी हैं। करीब 6.5 साल से भायखला महिला जेल में बंद हैं और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लंबा वक्त उन्होंने जेल में काटा है और ट्रायल चूंकि अभी और लंबा चलने वाला है, ऐसे में वो जमानत की हकदार हैं। 2015 में 25 साल की उनकी बेटी शीना बोरा के मर्डर के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। शीना पहली शादी से इंद्राणी की बेटी थी। एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर आया है, जिसमें इतने बड़े मामले में, जिसमें सीबीआई जैसी एजेंसी जांच कर रही थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत नहीं हुआ, जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या माना है इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि 6.5 साल से वो अंदर है और कितने टाइम तक वो अंदर रह सकती है। और अगर आप ट्रायल का स्टेज देखो तो अभी वो कह रहे हैं कि 187 विटनेसेस, 237 विटनेसेस है, उसमें से कुछ सिर्फ 68 विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं और उसमें से अभी 185 विटनेसेस और बाकी है जिनका एग्जामिनेशन बाकी है। तो ये सब देख के दैट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ट्रायल में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, और ये भी एक फैक्ट है कि इतने लंबे समय से वो अंदर है, जबकि वो एक औरत है, उनकी मेडिकल कंडीशंस भी है, उनको इरिवर्सिबल सेरेब्रल इस्कीमिया जैसा मेडिकल कंडीशन है, और ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है। एक बात और कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे पूरा केस है। हालांकि कहा है कि मेरिट पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा ये बात कहने का सुप्रीम कोर्ट का? वी आर रियली होपफुल कि अभी हमारे फेवर में जो ऑर्डर हुआ है वो हमें ट्रायल में भी हेल्प करेगा, बिकॉज ट्रायल में वैसे भी हमें जो 6.5 साल में जो विटनेसेस हुए, काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज रिकॉर्ड पे आई है सेशंस कोर्ट में। जो डेपोजिशन होता था विटनेसेस के, उस दौरान भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज रिकॉर्ड पे आई है। ट्रायल भी उनके काफ़ी फेवर में काफ़ी हद तक रहा है अभी तक, और हम तो चाहते हैं कि ट्रायल जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा, बिकॉज हम खुद चाहते हैं बिकॉज शी इज इनोसेंट। दिल्ली में बुलडोजर पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी शासित तीनों नगर निगमों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि 1 अप्रैल के बाद कहां-कहां बुलडोजर चला है। देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट।
पूर्वी दिल्ली में कल्याणपुरी के खिचड़ीपुर गांव में बुधवार को बुलडोजर चला। हालांकि ये बुलडोजर नगर निगम का नहीं, डीडीए का था। डीडीए अधिकारियों का कहना था कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करके व्यवसायिक गतिविधि चलाई जा रही थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई। लोगों के पास पक्के कागजात हैं। इलाके के आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल के निर्देश के तहत इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। नगर निगम हो या डीडीए, दोनों ही जगह शासन बीजेपी का है, इसलिए आम आदमी पार्टी का विरोध करना स्वाभाविक था। जो गांव के लोग पिछले 50-50 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, आज उनको मकानों को तोड़ने के लिए, दुकानों को तोड़ने के लिए ये लोग आ रहे हैं। ये गुंडागर्दी पूरी दिल्ली के अंदर जारी है भाजपा की। इस गुंडागर्दी को हम लोग चलने नहीं देंगे। डीडीए की ये पैसे खा के उनको पैसे दे देते तो इनके मकान बच जाते। आज इन्होंने पैसे नहीं दिए, इनके मकान बच रहे। ये सामने कोई नोटिस नहीं दिया गया, इनको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई जमीन नहीं नापी गई, कोई बताया नहीं गया। और ये आज से नहीं है, मकान का, बिजली का मीटर, इनका सारे कागजात, इनके सब कुछ, इन डॉक्यूमेंट, पक्की फर्तें इनके पास है। इनको तोड़ा जा रहा है। आज गाँव के लोगों की जमीन को तोड़ा जा रहा है। वैसे इससे पहले दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर दिल्ली में खूब घूमे हैं, इसलिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तीनों बीजेपी शासित नगर निगमों से 1 अप्रैल से लेकर अभी तक दिल्ली में चलाए गए बुलडोजर संबंधी सभी अभियान की रिपोर्ट डेटा सहित मांगी है। मुझे लगता है कि इस लिस्ट से साफ हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए पूरी की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। डीडीए हो या एमसीडी हो, अब ये दोनों ही एजेंसी सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, तो जो केंद्र सरकार में बैठी भाजपा चाहेगी वो ये लोग करेंगे। दिल्ली नगर निगम की जो भी कार्रवाई चल रही है वो कहीं किसी दूसरे ग्रह पर नहीं चल रही है, वो दिल्ली में ही चल रही है और उनकी आंखों के सामने चल रही है। सोशल मीडिया और मीडिया सब उसको कवर कर रहा है, इसलिए उनकी चिंता मैं समझ सकता हूं। उनकी चिंता है कि वो अपने भाई बंद जो भूमाफिया हैं, जो बुलडोजर से डर लग रहा है जिनको, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनके मित्र विधायक हैं जो भूमाफिया के साथ खड़े हैं, जो अवैध अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। वैसे जिस दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने शाहीन बाग, मदनपुर खादर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे इलाकों में बुलडोजर चलाया, उसमें बीजेपी का कार्यकाल बुधवार को खत्म हो गया, जबकि गुरुवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम और रविवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी समाप्त हो जाएगा। ये एक डेमोलेशन नहीं है, दिल्ली में साफ सफाई स्वच्छता अभियान चल रहा था, जो सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा था। और ये आम आदमी पार्टी या राज्य सरकार के कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हुआ था। वो ड्राइव हमारी कंटिन्यू रहेगी। सरकारी जमीन पर 1-1 इंच इंक्रोचमेंट हम खाली कराएंगे। नगर निगमों में बीजेपी का शासनकाल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल फिर भी बीजेपी का ही रहेगा। बुलडोजर चलेंगे, नहीं चलेंगे या फिर किस तरह चलेंगे, ये तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन अब जब नगर निगम के चुनाव होंगे तो ये चर्चा ज़रूर होगी कि क्या ये दिल्ली विधानसभा चुनावों के स्तर के ही चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री एक होता है, अब आने वाले समय में मेयर भी फिर से एक ही हो जाएगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे आसाम, जहां बाढ़ से हाल बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं असम की, जहां बाढ़ से बुरा हाल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन की तस्वीरों से आम जनजीवन किस तरह से व्यस्त नजर आ रहा है, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। 26 जिलों की बात करें राज्य के, तो वहां के 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के साथ साथ पड़ोसी जो राज्य हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। कपिला नदी की बात करें तो पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। असम में बाढ़ से सबसे ज़्यादा जो 3 जिले प्रभावित हैं वो हैं दीमा हसाओ, होजाई और सिलचर। जैसे कि पूजा बता रही थी कि असम में बाढ़ से
हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 60% बारिश हो चुकी है और इस समय सरकार का पूरा फोकस है किस तरीके से राहत और बचाव कार्य किया जाए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। इस समय जो सबसे प्रभावित ज़िला है वो है होजाई ज़िला। हमारे सहयोगी रत्नदीप वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने वहाँ देखा कि कई लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 दिन से अपने घरों में पानी के बीच फंसे हुए हैं। देखिए उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कहाँ से आपको मैसेज आया है, किस गांव में जा रहे हैं और स्थिति क्या है उस गांव में? वहाँ में हमारा लोग फंसे हुए हैं और वो लोग हमें लास्ट कॉल किया है कि हमारा यहाँ हम लोग बच्चे बूढ़े सब एक साथ है, पानी हमारा मतलब घर से ऊपर जा रहा है। अभी हम घास में और थोड़ा वो टांग वांग बना के वहाँ में रह रहा है, इसीलिए बोला है तुम लोग जल्दी आओ। कल रात से हमको फ़ोन किया था, अभी भी उन लोगों को ला नहीं सका, अभी जा रहा हूँ उनको लाने के लिए। भाई साहब थोड़ा सामने आएंगे अगर आप लोग पिछले कितने दिनों से रेस्क्यू कर रहे हैं आप लोग एसडीआरएफ से, और कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक तो हम लोग कल दोपहर को पहुंचे हैं, हम लोग गुवाहाटी से आए हैं ना एसडीआरएफ का, तो कल रात सुबह 5 बजे तक रेस्क्यू किया, पूरा रात रेस्क्यू किया। जोर से बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो संजय भाई। मेरा नाम तो संजय भाई ने। क्या करते हैं आप? मैं तो पानी के लिए और क्या करूँगा, मैं तो इधर ही पालन के ऊपर में रहा था। कितने दिनों से यहाँ पे पानी हो? 5-6 दिन से हो गया। 5-6 दिन से जैसे पानी है। हाँ। तो कैसे जी रहे हैं? खाना वाना है घर में? खाना वाना 2 दिन में नहीं खाया, आज खाया है। कितने लोग हैं घर में? घर में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। और तो कैसे रह रहे हैं पूरा घर? कैसे रह रहे? हम तो बहुत टेंशन हो गया है, कैसे हम बचूंगा, कैसे मेरा जान ये करूंगा, सेव करूंगा। इसी तो मैं इधर उधर तो ये बोर्ड बहुत ज्यादा से ज्यादा मैंने उसको खोजना पड़ेगा, लेकिन नहीं पाया वो। और काम क्या करते हैं आप? काम तो मैं खेती काम करता हूँ। आपकी खेती में पानी है? अभी पानी हो गया पूरा? खेती तो पानी वो डूब गया, और ये मेरा दुकान है, ये दुकान वो डूब गया, सारा माल वो पानी से गिर गया। हमारी ये गांव का नाम दक्षिण राधानगर मध्योपाड़ा है। हम तो सरकारी से कोई सुविधा नहीं मिले, तो अभी हमको जो सुविधा हम पालेंगे वो सुविधा आपको आप मदद कर देंगे। ठीक है, हम सरकार को जाके जरूर आपकी कहानी बोलेंगे। और यहाँ पे रेस्क्यू करने आए हैं, ये भाई साहब आए हैं, और एसडीआरएफ। आपके घर के कौन कौन जा रहे हैं अभी रेस्क्यू टीम के साथ? 4 आदमी जाएंगे, हम 2 आदमी घर में रहेंगे। मगर अगर पानी भर गया तो? पानी बह गया तो हम तो ऊपर में रहेंगे। ये युवा रेस्क्यूअर्स असम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के हैं, और वो इन बाढ़ पीड़ित गांव वालों को सुरक्षित निकाल के रिलीफ कैंप तक लेके जा रहे हैं। असम के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालना एक चुनौती है, और इस चुनौती को और भी कठिन कर रही है। पूरे राज्य में अभी भी बारिश हो रही है, और इसके साथ साथ बाढ़ का पानी भी बढ़ रहा है, मगर सरकार के लिए लोगों को सुरक्षित निकालना अब सबसे बड़ी चुनौती है। होजाई से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश के आखिर में जाते जाते आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से कान फिल्म फेस्टिवल की आज से आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इसका हिस्सा बनेंगी, और वो इसके लिए शुक्रगुजार हैं। Thank you so much. First of all, congratulations to the India Pavilion आज ये इनॉग्रेशन के लिए। एंड मैं बहुत गर्व महसूस फील कर रही हूँ, क्योंकि it's the 75th year of Cannes, but it's also 75 years of India, and to have India as the spotlight country and to be a part of the jury is something I never imagined, something I never expected. 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो I don't think anyone had faith in me or my talent or my craft. So 15 years later, to be a part of the jury and to be actually, I wouldn't say judging, but to actually be experiencing some of the best cinema in the world has been an incredible journey, and I'm truly grateful for that.